ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स आर द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स तो फर्स्ट मेजर कंपोनेंट है, सेकंड जो मेजर कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। Proteins are the second major component of plasma membrane. These are two main categories of membrane proteins, integral and peripheral. Basically तो proteins integral, peripheral and embedded जो धसी हुई होती हैं, बीच में रहती हैं, एनकोड इस टाइप की। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो टू टाइप्स की प्रोटीन्स निकल के आई, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, membrane protein are responsible most of the dynamic process carried out by membrane. जो membrane protein होती है, membrane protein एक dynamic process के लिए responsible है। ठीक है, most membrane protein can be classified as being their peripheral or integral. ज़्यादातर जो प्रोटीन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पेरिफेरल और इंटीग्रल के बिहाफ पे उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं। Many of the protein associated with membrane can be released from the membrane by relatively gentle extraction procedure, such as exposure to solution of very high or low ionic strength of the extreme pH. मीनिंग क्या हुआ, जो बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं और जो रिलीज होती हैं मेम्ब्रेन से, उनका रिलेटिवली हाई एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता है, जैसे कि सॉल्यूशन को एक्सपोज करने में। ठीक है, very high or low ionic strength of the extreme pH. These procedure interfere with weak non-covalent interaction. जो ये procedure होता है, जो covalent bond होगा उनके बीच में, non-covalent bond होगा between protein और protein membrane lipids, जो कि easily break हो सकता है, right? But leave the lipid bilayer intact. These protein are referred to as peripheral protein. जो प्रोटीन अपर साइड होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर साइड होती है, उसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. These proteins are bound to membrane primarily by इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो बाय जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अपर साइड में कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती है, तो कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो अटैच रहती है. ठीक है, एंड डोंट इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक कोर of the phospholipid bilayer. Means जो हाइड्रोफोबिक मैंने कल क्या बताया था, जो पानी से दूर जाने वाला. एग्जैक्टली, ओके. तो जो हाइड्रोफोबिक होता है उसके इंटरेक्शन में नहीं आती. ठीक है, दे आर यूजुअली बाउंड टू द मेम्ब्रेन से बाउंड करती है डायरेक्टली बाय इंटरेक्शन विद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और डायरेक्टली बाय इंटरेक्शन विद लिपिड पोर हेड ग्रुप. ठीक है, most peripheral protein are soluble in aqueous solution. ज्यादातर जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो एक्वस सॉल्यूशन में soluble होती हैं. जैसे एग्जाम्पल भी राइट डाउन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है. लाइक दैट स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन. कौन सा एग्जाम्पल है, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन. स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. ठीक है, रेड ब्लड सेल में कौन सी मिलती है, स्पेक्ट्रल एंड एनकाइरिन. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना. तो यहाँ से दो चीज हमारी निकल के आई, एक तो एग्जांपल, दूसरा जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है. ओके, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प डिटरमाइन द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी. तो फंक्शन क्या होगा स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन मेम्ब्रेन प्रोटीन का, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होगी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और शेप को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने का काम होगा. Okay students, proteins that are held in the lipid bilayer very tightly and cannot be released by relatively gentle extraction procedure are called integral proteins.
तो प्रोटीन्स मैंने 2 टाइप्स की अभी बताई, कौन कौन सी? पेरिफेरल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड है, ठीक है। तो अगर व्हाट इज इंटीग्रल प्रोटीन? तो प्रोटीन्स दैट आर हेल्ड इन द लिपिड बाइलेयर, वो प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर के साथ हेल्ड करती है, बंधी हुई रहती है बहुत टाइटली, एंड कैन नॉट बी रिलीज्ड बाय रिलेटिवली जेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, और आसानी से वो प्रोटीन्स रिलीज नहीं हो सकती, उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अभी एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो अंदर की साइड एम्बेडेड रहती हैं, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन ज़्यादातर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, विच हैव वन और मोर सेगमेंट, जिसके पास एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, दैट आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धसे हुए रहते हैं, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, और इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दैट मीन्स एक ही प्रोटीन के यहाँ पे 3 नेम निकल के आए, कौन कौन से? ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटीग्रल एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। तो जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनके एक इंट्रिंसिक प्रोटीन भी उसे बोला जा सकता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी उसे बोला जा सकता है, ठीक है। Transmembrane protein contain non-polar amino acid residue with hydrophobic site. Integral protein are mostly transmembrane protein which have one or more segment that are embedded in phospholipid bilayer. Transmembrane protein contain non-polar amino acid residue, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन दैट इंटरेक्ट विद फैटी एसिड ग्रुप, जो फैटी एसिड ग्रुप के साथ अटैच होती है, इंटरेक्ट होती है ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, thus anchoring the protein to the membrane. All transmembrane protein are एम्पीफेटिक, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो एम्पीफेटिक प्रोटीन्स होते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में भी सिंगल पास मतलब मोनोटॉपिक, या फिर मल्टी पास मतलब पॉलीटॉपिक, ठीक है। ग्लाइकोफोरिन इज अ मेजर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी। अगर आपको सिंगल पास का एग्जांपल आता है तो उसका एग्जांपल है ग्लाइकोपोरिन। ग्लाइकोपोरिन प्रोटीन जो है वो मेजर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी है। इट इज स्मॉल ग्लाइकोपोरिन ऑफ 131 अमीनो एसिड रेसिड्यू, जिसमें 131 अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। It was the first membrane protein for which the complete amino acid residue was determined. ग्लाइकोपोरिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसे जो फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है, किसके लिए? फॉर विच द कंप्लीट अमीनो एसिड रेसिड्यू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस वाज डिटरमाइंड। डिस्पाइट देयर abundance in the plasma membrane of RBC, their function remain unknown. इसका आज भी जो फंक्शन है वो पता नहीं है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के पास पेरिफेरल प्रोटीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। पेरिफेरल यानी कि अपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर साइड, ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल ट्रांसफर होती हुई, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन जो बिल्कुल थर्ड नंबर पे पेरिफेरल प्रोटीन आप लोगों को दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे लोअर साइड, एंड लिपिड लिंक्ड प्रोटीन जो लिपिड से लिंक्ड है उसे बोलेंगे लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, ठीक है। Another prominent protein present in the plasma membrane of RBC is band 3 protein or chloride bicarbonate exchanger, a 95 kilodalton. Another prominent protein present on the plasma membrane of RBC is band 3 protein.
जो दूसरी प्रोमिनेंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 3 पॉइंट प्रोटीन होती है या क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होती है। और 95 किलो डाल्टन मल्टीपास मेम्ब्रेन प्रोटीन, it is a responsible for mediating the electroneutral exchange। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंज टू क्लोराइड for bicarbonate। Transmembrane protein are characterized by having transmembrane alpha helix। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसके किसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स के थ्रू। आप यहाँ पे पीछे एक बार मैं कर देती हूँ, आपको एक स्लाइड दिखानी है। दैट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। आप देख पा रहे होगे ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। They contain a stretch of 21 to 26 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। इसके पास 21 से लेकर 26 तक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज के कॉइल प्रेजेंट रहते हैं। These coils into a alpha helix that is believed to facilitate the spanning of membrane bilayer। जो membrane bilayer को spanning करने का काम करते हैं। In a few membrane protein, transmembrane portion comprises beta barrier made up of anti-parallel beta strand। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन होता है वो बीटा बैरियर को बीटा बैरियर के साथ कंप्राइज मतलब अटैच होने का काम करता है और क्या बनाता है? एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ बीटा स्ट्रैंड वेरीज वाइडली 8 to 22 स्ट्रैंड। ठीक है, जो बीटा स्ट्रैंड होते हैं वो 8 से लेकर 22 स्ट्रैंड तक होते हैं। वन कॉमन एग्जांपल इज पोरीन। जो बीटा स्ट्रैंडर बनाता है उसका एग्जांपल क्या है? पोरीन एग्जांपल है उसका। क्या नाम है उसका? पोरीन। अ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन। पोरीन का मतलब है किससे बना है? बीटा स्ट्रैंड से बना है। क्या काम कर रहा है? पोर फॉर्म कर रहा है। अगर पोर बना रहा है यानी कि पोर का मतलब होल, छेद। अगर पोर बना रहा है दैट मीन्स पोरीन। For forming protein which allow hydrophilic solute। जो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट को अलाउ करता है यानी कि पास करने का काम करता है। कितने का बना हुआ होता है? अप टू 600 डाल्टन का बना हुआ होता है। द पोरीन बीटा बैरियर is form a 16 standard anti parallel beta sheet। 16 standard anti parallel beta sheet का बना हुआ होता है। The beta barrier is stabilized by extensive hydrogen bonding between the beta strand। The interior of the barrier is hydrophilic। जो interior होता है इस barrier का वो hydrophilic होता है यानी कि water loving होता है। Okay? Membrane protein which are covalently bound to lipid molecule, वो membrane protein जो lipid molecule से covalently तरीके से bound होती है उन्हें lipid linked membrane proteins बोलते हैं या लिपिड एनकोड बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिपिड एनकोड या लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो आपका आंसर होगा those membrane proteins which are covalently bound to lipid molecules are called as lipid linked membrane protein or lipid encode। Okay, they form covalent attachment with these classes of lipids। They form covalent attachment of these classes of lipid isoprenoid groups such as farnesyl and grenyl residues। ठीक है, fatty acyl groups such as myristoyl and palmitoyl residues। ये रेसिड्यूज बनाती है। दे फॉर्म कोवेलेंट अटैचमेंट विद, ये कोवेलेंट अटैचमेंट जो बनाती हैं ये प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन? लिपिड लिंक्ड और लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन या लिपिड एंकोड प्रोटीन। दे फॉर्म कोवेलेंट अटैचमेंट विद 3 क्लासेस ऑफ लिपिड। 3 लिपिड्स के क्लासेस के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं?
Okay, membrane protein which are covalently bound to lipid molecule, वो membrane protein जो lipid molecule से covalently तरीके से bind होती हैं उन्हें lipid linked या lipid encoded membrane proteins कहते हैं. They form covalent attachment with three classes of lipid. थ्री क्लासेस लिपिड्स की कौन कौन सी हैं? Farnesyl and grenyl residues, fatty acid groups such as myristoyl and palmitoyl residue, and glycosylated phospholipids such as glycophosphatidylcholine inositol यानी कि GPI, an isoprenoid group that contain 15 farnesyl or 20 grenyl residues. Carbon atom attached to cysteine residue at the C terminus by a thioether linkase. A myristic acid जिसमें 14 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. A myristic acid molecule attached to a protein through a amide linkase to the alpha amino group of an N-terminus glycine residue. A palmitic acid, आप लोग तो palmitic acid 16 carbon saturated fatty acid molecule attached to a cysteine residue close to N or C terminus by a thioester linkase. ठीक है. थर्ड नंबर पे a glycosyl phosphatidyl inositol molecule GPI. So अगर क्वेश्चन आता है what is GPI, तो glycosyl phosphatidyl inositol molecule attached to C-terminus amino acid by an amide linkase. GPI linked protein occur on the exoplasmic phase of the plasma membrane. Then there are some characteristics of lipid linked protein. अगर lipid anchor की बात करते हैं, lipid anchor उसका attachment site and subcellular location. तो lipid anchor में जैसे कि isoprenyl को farnesyl and zerenyl attachment site इसका cysteine residue C terminus पर, ठीक है. और location कहाँ होती है? Intracellular location होती है. myristoyl का ग्लाइसिन रेसिड्यू एट एन टर्मिनस, लोकेशन इंट्रासेलुलर, ठीक है. पाल्मोटाइल सिस्टीन रेसिड्यू नियर एन और सी टर्मिनस, लोकेशन इंट्रासेलुलर. जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन वेरियस रेसिड्यू एट सी टर्मिनस और लोकेशन होती है सेल सरफेस. आप देख पा रहे होगे जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन की ही एक जो लोकेशन है वो सेल सरफेस पर है, बाकी सभी की इंट्रासेलुलर है, ठीक है. और जो अटैचमेंट साइट है जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन की वेरियस रेसिड्यू एट सी टर्मिनस पर अटैचमेंट होता है उसका. दैट इज द membrane protein with that is the plasma membrane with proteins, ठीक है. lipid linked membrane protein किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन आर अटैच्ड टू बाइलेयर. Lipid linked membrane protein are attached to the bilayer either through a fatty acid chain or a prenyl group in the cytoplasmic monolayer, or less often by an oligosaccharide, to a minor phospholipid phosphatidyl inositol. In the non-cytoplasmic monolayer, a fatty acid chain, myristic acid, is attached by a amide linkase to an amino terminal glycine. The palmitic acid is joined to a protein in thioester linkase to a specific cysteine residue. A prenyl group, either fernyl or longer zerenyl group is attached by a thioester linkase to a cysteine residue at carboxyl terminus. GPI and core are derived of phosphatidyl inositol, in which
the inositol bear a short oligosaccharide covalently joined to the phosphoethanol amine. इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ. आप देख पा रहे हो जहाँ लिपिड बाई लेयर के अपर साइड साइटोसोलिक है और लोअर साइड नॉन साइटोसोलिक है. जहाँ पे साइटोसोलिक है वहां पे फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन ग्लाइसिन के साथ अटैच है. यहीं पे एमाइड लिंकेज है. देन फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन सिस्टीन के साथ अटैच है. ग्लाइसिन सिस्टीन बैक वाली इसमें जाते हैं स्लाइड में. सिस्टीन, अगर सिस्टीन रेसिड्यू एट सी टर्मिनस, सिस्टीन रेसिड्यू अगर सी टर्मिनस पे आता है तो आइसोप्रेनाइल, ठीक है, आइसोप्रेनाइल जो प्रोटीन होगी वो सिस्टीन रेसिड्यू एट सी टर्मिनस. आप यहाँ पे देखिए फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन सिस्टीन ग्रुप के सी टर्मिनस पर अटैच है. फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन, तो ये कौन सी प्रोटीन हुई? ये प्रोटीन हुई आपकी आइसोप्रेनाइल, ठीक है. ग्लाइसिन, ग्लाइसिन टर्मिनस के सी टर्मिनस पर ग्लाइसिन के साथ एमाइड लिंकेज के साथ, ये वाली कौन सी प्रोटीन हुई? ग्लाइसिन वाली, ये हुई माइरिस्टॉइल, माइरिस्टॉइल, ठीक है. ये सिस्टीन, सिस्टीन थायोएस्टर लिंकेज के साथ, थायोएस्टर लिंकेज के साथ सिस्टीन है, यानी कि पाल्मेटाइल इंट्रासेलुलर स्पेस है इसका. देन जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन, नॉन साइटोसोलिक स्टेज पर दिखाई दे रहा होगा आपको जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन, ठीक है. तो ये 4 प्रोटीन है जो एनकोड प्रोटीन है, जो जिसमें से 2 सिस्टीन ग्रुप के साथ अटैच है, एक ग्लाइसिन के साथ अटैच है और एक जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन है जो बहुत सारे सी टर्मिनस के साथ अटैच है. ओके, ये बात होगी प्रोटीन्स की, कि जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा वो प्रोटीन्स हैं जो कितने टाइप्स की होती हैं और कहाँ कहाँ पे ये प्रोटीन्स हमें मिलती हैं, ठीक है. अब बात करते हैं टेक्निक्स की. वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेम्ब्रेन में सीन कर पाते हैं, ठीक है ना. जैसे कि फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन देख पाने में हेल्पफुल होती है कि प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन. In this technique, a membrane specimen is rapidly frozen to near liquid nitrogen temperature. इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन स्पेसिमेन होता है वो रैपिडली फ्रोजन हो जाता है टू नियर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर के साथ टू immobilize the sample. The specimen is then fractured with a cold microtome knife, ठीक है, which often split the bilayer into a monolayer and expose the interior of the lipid bilayer and its embedded protein. जो फ्रीज फ्रैक्चर मेथड है उसमें निम्न स्टेप्स होते हैं, जैसे कि क्रायोफ्लेक्सेशन ऑफ द स्पेसिमेन बाय रैपिड फ्रीजिंग, रैपिड फ्रीजिंग होगी. फ्रैक्चरिंग ऑफ द स्पेसिमेन बाय क्लेविंग इट विद अ माइक्रोटोम नाइफ और ब्रेकिंग इट. Coating to the freeze friction plane by heavy metal under high vacuum. Removal of the specimen from a replica and observation of the replicas with a transmission electron microscope. इस टेक्निक के बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की. जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं वो, ठीक है. मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लाइक द कैटालाइटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बिहाफ पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. किस किस वे में क्लासिफाइड कर सकते हैं? जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड catalytic protein and a transport protein. Transport protein responsible for selective transport of molecule.
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए। मे बी कैरियर और चैनल प्रोटीन, ये या तो कैरियर प्रोटीन हो सकती है या चैनल प्रोटीन हो सकती है। ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं वो मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले हम करियर प्रोटीन की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल मे बी करियर और चैनल प्रोटीन। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो या तो करियर प्रोटीन हो सकती हैं या चैनल प्रोटीन हो सकती हैं। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट करियर प्रोटीन। करियर प्रोटीन कैन बी यूनिपोर्टल और को ट्रांसपोर्टर। यूनिपोर्टल मीन्स कोई भी चीज, अगर कोई भी मटेरियल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो बस अंदर की साइड एक बार ही इंटर कर सकता है, ठीक है, उसे बोलेंगे यूनिपोर्टल, वन टाइम, ठीक है। यूनिपोर्टल या को ट्रांसपोर्टर। यूनिपोर्टल ट्रांसपोर्ट सिंगल सॉल्यूट फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। सिंगल सॉल्यूट एक बार में ही जाता है एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है, वो हो गया यूनिपोर्टर। द सिंगल नॉन कपल्ड ट्रांसपोर्ट बाय यूनिपोर्टर इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। यूनिपोर्टर को क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट बोलते हैं। को ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड कपल्ड ट्रांसपोर्ट। Coupled transport involve either the simultaneously transfer of a second solute in the same direction. आप सिम्पोर्ट में देख पा रहे हो, सिम्पोर्ट में simultaneously चल रहा है, यानी कि एक बार दूसरा दूसरी साइड, जब वो एक ही डायरेक्शन में रहे हैं दोनों, बट simultaneously जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सिम्पोर्ट। एक होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है कि एक सॉल्यूट एक साइड में इंसर्ट करेगा और दूसरा सॉल्यूट अपोजिट साइड में बाहर की साइड निकलेगा, उसे बोलेंगे एंटीपोर्ट। को ट्रांसपोर्टर दैट मीडिएटेड सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट आर टर्म्ड सिम्पोर्टर। वो को ट्रांसपोर्टर जिसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों कंसीडर किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसे को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। या फिर सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर्स भी उन्हें बोल सकते हैं। ये हो गया करियर प्रोटीन के बारे में। अब बात करते हैं चैनल प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, जो सॉल्यूट का जब वो ट्रांसफर करती हैं तो सॉल्यूट को ट्रांसफर करती हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर। चैनल में बी गेटेड और नॉन गेटेड। चैनल या तो गेट के साथ हो सकता है या विदाउट गेट हो सकता है, ठीक है। गेटेड चैनल अपॉन ओनली इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल। जो गेटेड चैनल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक सिग्नल के लिए। द मेन टाइप ऑफ सिग्नल दैट कॉज आयन चैनल टू अपॉन आर अ चैनल इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि वोल्टेज गेटेड सिग्नल। जो गेट होता है वो किस चीज का हो सकता है? वोल्टेज गेटेड चैनल हो सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि मैकेनिकली गेटेड चैनल हो सकता है, या बाइंडिंग ऑफ अ लिगेंड यानी कि लिगेंड गेटेड चैनल हो सकता है। दैट मीन्स जो चैनल हो सकते हैं, जो चैनल पे गेट हो सकते हैं, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड चैनल, या लिगेंड गेटेड चैनल। The ligand can be either an extracellular mediator और an intracellular mediator। ये या तो extracellular mediator हो सकता है या फिर intracellular mediator भी हो सकता है, ठीक है। Such an ion यानी कि ion gated channel और an nucleotide, या फिर ये न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल भी हो सकता है। चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में भी एक्टिव और पैसिव। जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है या तो वो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है, बट चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज पैसिव। यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने करियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दो के बारे में आपको बताया है। करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिव या पैसिव दोनों हो सकता है, ओके, बट जो चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है वो केवल पैसिव ही होगा।
एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल प्रोटीन, और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, चैनल प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, अकर एट अ मच फास्टर रेट देन मीडिएटेड बाय करियर प्रोटीन, जो कि करियर प्रोटीन से तेजी, करियर प्रोटीन से ज्यादा तेजी से काम करेगा। ठीक है,